दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं इसको एक बार पूरी तरह से देख लेना और इनके आंकड़ों को अपडेट करके देखना। यानी कि जो प्रश्न पूछे गए थे उनको 2021 के संदर्भ में देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपको बताएंगे हम कि वर्ष 2017 की परीक्षा हुई थी 8 अप्रैल 2018 को, और यहाँ पर जितने भी प्रश्न उस समय पूछे गए थे उनको हम 2021 के संदर्भ में देखेंगे। फिलहाल सबसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर करंट अफेयर होगा जिसको हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। तो कुल मिला के 140 प्रश्न पूछे गए थे और ये पूरी की पूरी लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है इसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहला क्वेश्चन देखते हैं, साथ ही साथ चलेंगे अंतिम तक, यानी कि कुल 150 प्रश्नों को यहाँ पर हम हल करेंगे। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे लकुलिस। तो लकुलिस जो थे ये पाशुपत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसके बाद आता है नाम नागार्जुन का। नागार्जुन जो है शून्यवाद के लिए जाने जाते हैं। भद्रबाहु का जो संबंध है वो जैन दर्शन से है और गोसाल आजीवक संप्रदाय। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैच करना है। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। सही जवाब इसका धर्मपाल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आएगा किसका? यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है 3 यानी कि यशो वर्मा का। इसके बाद आता है धंग का। उसके बाद आता है विद्याधर का। लास्ट में आएगा कीर्ति वर्मा का, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन था गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह की थी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आदिवराह उपाधि जो थी ये मिहिर भोज की थी। बिहार के किस जिले ने 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड स्थापित किया था? तो इसका उत्तर गोपालगंज है। हालांकि यह प्रासंगिक प्रश्न नहीं है। और कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अभिलेख और शासक का नाम दिया गया है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र से संबंधित है। हाथी गुम्फा खारवेल से संबंधित है। भीतरी अभिलेख यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आपको मिलेगा जो कि स्कंद गुप्त से संबंधित है, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्र दामन प्रथम से है। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न क्या था? प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर बात करेंगे अगर, तो इब्न बतूता मोरक्को से, मार्को पोलो इटली से, अब्दुल रज्जाक तुर्की से नहीं था। अब्दुल रज्जाक का जो संबंध था ये कहाँ से था? तो देखिए फ्रेंड्स, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर सम्राट देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी 1443 से लेकर 1444 के कार्यकाल में। मतलब यहाँ पर जो संबंध है ये किससे है? तो ये फारस से है और इसने विजिट किया था 1443-44 में भारत। और निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन की हत्या और तराइन का द्वितीय युद्ध। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें यहाँ पर कि मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण किया गया था 1327 में, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र आता है 1325 में आएगा ये। और इसके बाद जलालुद्दीन की हत्या हुई थी, कब हुई थी? 1296 में हुई थी, 1296। और तराइन का द्वितीय युद्ध आप जानते हैं 1192 में हुआ था। तो सही क्रम होगा इसका 4 3 2 1, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, नासरुद्दीन। और किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो शाहरुख नामक जो चांदी का सिक्का था ये चलाया गया था किसके द्वारा? ये प्रश्न पूछा गया है। सही जवाब है बाबर ने। बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का और कंधार में बाबरी चलाया था, मतलब चांदी का सिक्का चलाया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय होता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, यानी कि विकल्प डी करेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे तो सूची आ गई है और इसको आपको सही सुमेलित करना है।
रणथंभौर का जो संबंध है वो किससे है? हमीरदेव से है। रणथंभौर हमीरदेव। चित्तौड़ का संबंध राणा रतन सिंह से होता है। तो इस प्रकार से देवगिरी का संबंध राजा राय रामचंद्र से था, तो विकल्प 2। और गुजरात का कर्णदेव से। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सुमेलित कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर प्रश्न है कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था? तो यहाँ पर देखिए जो सही जवाब है वो क्या बनेगा? अनुग्रह नारायण। ठीक है, अनुग्रह नारायण जो थे, तो यहाँ पर सही जवाब है। और 14वां क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट, तो यहाँ पर इनको कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो मैं आपको बता दूं कि नेहरू रिपोर्ट ये आई थी 28 अगस्त 1928 में। ठीक है, 1928, और समय था 28 अगस्त का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1928। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 में हुआ था। और उसके बाद आता है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया सांप्रदायिक पंचाट, इसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 में हुआ ये। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से घटनाओं को देख लीजिएगा और कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सही जवाब इसका C.R. दास है, ऑप्शन बी। और फिर देखिए सूची को मैच कराना है। अहोम, कोल, संथाल और मोपला विद्रोह हैं, ये कब हुए थे इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता है कि अहोम का विद्रोह 1828 में हुआ था, इस प्रकार से। और उसके बाद आएगा आपका कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह हुआ 1831-32 में यहाँ पर। फिर संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ, और मोपला विद्रोह 1828 में। तो ये जो प्रश्न हैं इनको बिल्कुल आपको रट के रखना होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? सही जवाब इसका बन जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था? तो जेल में गांधी जी का जो आमरण अनशन हुआ था उसी के संदर्भ में है ये जो शब्द है ऑपरेशन रूबिकान। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पूना के आगा खा पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 था कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। और यहाँ पर आपको फिर से मैच कराना है। अगस्त प्रस्ताव 1942 में हुआ 14 जुलाई को। पूना समझौता 14 सितंबर 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको आपको बिल्कुल मैच करवा लेना है। तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया गया था, और पूना समझौता 24 सितंबर को हुआ था। 24 सितंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932, और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला विकल्प है स्थानीय स्वशासन, ये सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय स्वशासन का संबंध जो है वो लॉर्ड लिटन से नहीं है बल्कि लॉर्ड रिपन से है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। समाचार दर्पण, मिरात उल अखबार, केसरी और यंग इंडिया। तो यहाँ पर समाचार दर्पण JC मार्समैन हो जाएगा। ठीक है, और इसका विकल्प चौथा सही हो जाएगा। मिरातुल अखबार का संबंध किससे था? राजा राम मोहन राय से था। केसरी आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, और यंग इंडिया महात्मा गांधी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैच करवाना है। कोका आंदोलन की नींव कहाँ पर पड़ी थी? पंजाब में पड़ी थी। और पंजाब में भगत जवाहरमल द्वारा 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल को, मतलब ये शुरू किया गया था भगत जवाहरमल के द्वारा, और उनका एक उपनाम था सियान साहब, ये भी याद रखना। सियान साहब जो है कहा जाता है किसको? भगत जवाहरमल, जो कि कूका आंदोलन के प्रणेता थे। कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? तो इसका जो उत्तर है आयोग ने डी माना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सही विकल्प यहाँ पर सही हैं। तो मैंने आपको दोनों उत्तर बता दिया कि सभी विकल्प सही हैं, यानी कि हर व्यक्ति यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर मतलब मेजर करतार सिंह जो है ये आयोग के द्वारा उत्तर माना गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे।
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? पेप्सिन। और निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो ये है एस्ट्रोन, ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? कौन सा बहुलक है जो कि जैव निम्नलिखित नहीं हो सकता है? तो सही जवाब इसका बनेगा पीवीसी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। और निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइट होता है, जिंक का कैलामाइन, आयरन का हेमेटाइट, सिनेबार जो है ये मरकरी Hg का अयस्क है, कापर का जो अयस्क है। तो कापर के कौन कौन से अयस्क होते हैं बताओ? कापर के जो अयस्क होते हैं दोस्तों, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि पायराइट्स और क्यू पायराइट्स, ठीक है, ये कापर के अयस्क माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री घास से क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। और कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी सुखंडी से, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, दोनों सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, गठिया जो है ये यूरिक एसिड जमा होने की वजह से होती है। विटामिन बी1 की कमी से वेरी वेरी नमक होता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्लोरोमाइसेटिन यानी कि टाइफाइड नासी कौन सा है उसमें सही सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न है यहाँ पर। तो क्लोरोमाइसेटिन, क्रिस्टल वायलेट, क्विनिन और एस्पिरिन के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। तो यहाँ पर देखो, जो क्लोरोमाइसेटिन होता है ये टाइफाइड नासी होता है, बताया गया है। क्रिस्टल वायलेट को पूर्ति रोधी बताया गया है, क्विनिन को मलेरिया रोधी और एस्पिरिन को निश्चेतक के रूप में बताया गया है। सही जवाब इसका क्या बनेगा फ्रेंड्स? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन डी। एस्पिरिन जो होता है निश्चेतक नहीं है, यह दर्द निवारक होता है। तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मकड़ियों के द्वारा जो रेशम उत्पादित होता है उसको कहते हैं गास्मिर रेशम। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन था कि एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो आप जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति यानी कि एक वयस्क व्यक्ति अगर है तो उसके शरीर में उसके कुल वजन का 7% जो है ब्लड होता है। मतलब लगभग कितना हो जाएगा? 70 किलोग्राम है अगर उसका वेट, तब 5000 ml। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सेंटीग्रेड जो है ये ताप की इकाई है, उष्मा की इकाई नहीं है। बाकी कैलोरी, जूल और अर्ग ये उष्मा की इकाई हैं। लाइफ आई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लाइफ आई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी है, ये तो सही है। और भारत में लाइफ आई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया था, ये भी सही है। लाइफ आई द्वारा 10 GB प्रति सेकंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर ए बी सी सही है, मतलब डी इसका गलत है। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है, ये गलत है। ये प्रकाश के द्वारा होता है, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए दो विकल्प सही हैं, डायनामो और विद्युत मोटर, दोनों ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जो होती है वो कंपलसरी नहीं मानी जाती है। और जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, और जीवाणु भोजी आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। दोनों विकल्प यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब इसका बनेगा केल्विन। केल्विन में जो हिमांक होता है वो होता है 273 केल्विन, और जो क्वथनांक होता है यानी भाप बनने के लिए तो होता है 373 केल्विन, ठीक है। तो इसमें जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। अब गतिज ऊर्जाओं का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आप जानते हैं हाफ mv1 स्क्वायर, और k2 क्या हो जाएगा यहाँ पर हाफ mv2 स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4:4/9 है। तो यहाँ पर v1 और v2 जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2:3। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तब इसका जवाब बन जाएगा गेहूं, आलू और गन्ना, यानी कि विकल्प बी सही है। फसल और प्रजाति सरसों का संबंध वरुणा, मटर सपना, अलसी सूर्या। सूर्या देखो पपीते की प्रजाति है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प हमारा उत्तर हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। और कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो ब्यूटाक्लोर, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? देखिए, चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, लेकिन अगर बात होगी प्रति हेक्टेयर की तब सबसे अधिक उत्पादन करता है यहाँ पर पंजाब। इसी प्रकार से गेहूं के बारे में भी है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक करता है पंजाब। तो दोनों आपको याद रखना है। भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था? 2017-18 की बात यहाँ पर हो रही है, सही जवाब इसका हो रहा है इराक। और अगर आप बात करेंगे 2020-21 के बारे में, तब भी इसका सही जवाब इराक ही है। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल, चंदन, आर्किड और घटपर्णी दिया गया है। तो घटपर्णी क्या है? ये जलोद्भिद नहीं है, बाकी सब यहाँ पर सही हैं। तो घटपर्णी जो होता है ये जलोद्भिद नहीं होता, ये आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सूची दी गई है, इसको आपको मैच कराना है। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 46 को फसल या पौधारोपण और सर्वाधिक उत्पादक राज्य के बारे में आपको जो है यहाँ पर इसको मैच कराना है। तो जूट का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से है, ये तो आप जानते ही हैं। चाय सबसे अधिक कहाँ पर उत्पन्न होती है? असम में होती है। गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, और रबर का केरल में। इस प्रकार से इसको आपको मैच करा लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जलधारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब है मृत्तिका, गाद और बालू। तो विकल्प ए इसका छोटा है, विकल्प ए इसका सही है। यहाँ पर जो रंध्र जितने छोटे होते हैं उसकी जलधारण क्षमता उतनी ही अधिक होती है, इसलिए मृत्तिका, फिर गाद और फिर बालू यहाँ पर आएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में स्थित है, सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर बताया गया है, जबकि ये लखनऊ में है, और यही हमारा उत्तर बन जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, ये भी सही है। झूठ कंड, इसको फॉल्स स्मट कहते हैं, ये चावल में पाया जाता है, जौ में नहीं पाया जाता। तो यही हमारा उत्तर बन जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है, सही कथन नहीं है। मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, ये तो बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया ऊपर, मृत्तिका में रंध्राक्रास बड़े आकार के पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मृत्तिका में जो रंध्राक्रास होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, ये इसी वजह से वो अधिकतम जल धारण करती है। तो कथन सही है और कारण गलत है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही जवाब बन जाएगा वाराणसी में। तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2016-17 में कितनी थी? तो ये 52.8 लाख करोड़ थी। और एक्चुअली में देखा जाए तो ये 52 मतलब जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 52, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2016-17 में कितनी थी? तो ये 52.8 लाख करोड़ बताया जा रहा है, और 2021 में भी ये 53.84 करोड़ है। ये भी याद रखना, अगर 2021 का आंकड़ा पूछा गया तब ये हो जाएगा 53.84 लाख करोड़। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छा ज़रा सा करेक्शन करना चाहूँगा मैं आपसे। देखिए, इसका सही जवाब जो है 2016-17 में कितना था? 52.8 लाख करोड़। ठीक है। और अगर पूछा गया 2019 में कि जो टर्शियरी सेक्टर है वो कितने प्रतिशत है, मतलब उसका योगदान जो है कितने प्रतिशत का है, तब इसका जवाब बन जाएगा 53.84%। ठीक है। ये प्रतिशत मैं बता रहा हूँ 2021 के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है? तो सही जवाब इसका है इंजीनियरिंग सामान, अभियांत्रिकी वस्तुएं, और यही इसका उत्तर बनेगा 2021 में भी। ठीक है। कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा इफ़को। ठीक है, इफ़को। इसके बाद है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करिए। बांध और नदी दिया गया है। तो दुलहस्ती बांध कहाँ पर स्थित है? ये चिनाब नदी पर है। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर है। उकाई बांध ये तापी नदी पर है। और तवा बांध तवा नदी पर है। इस प्रकार से आपको इसको मैच करा लेना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। पंपाज, पुस्टैज, वेल्ड और डाउन्स। तो ये कहाँ के घास, मतलब ये घास के मैदान है, कहाँ पर पाए जाते हैं? पंपाज को याद रखना, पंपाज जो घास के मैदान है ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद आता है पुस्टैज।
पुस्टैच जो है ये हंगरी में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद आता है वेल्ड, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, और डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस प्रकार से इसको आपको मैच कराना है। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो यह तो आप जानते ही हैं, सही जवाब इसका दूरसंचार है। स्टॉक एक्सचेंज में से निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तब आप जानते हैं कि यहाँ पर दलाल जो होता है वो सट्टेबाज नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चिक्की कामटा चिरी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है तांबा। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? सही जवाब बनेगा इसका धारवाड़ समूह। ठीक है, धारवाड़ समूह इसका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो उस समय जवाब था इसका 21.54। और अगर इसे देखेंगे आप 2021 के संदर्भ में, तो 2019 के जो आंकड़े हैं ये आ गए हैं। ये तो बहुत पहले आ गए थे, हालांकि 2021 में भी यही आंकड़े देखे जाएंगे, और ये हो जाएगा 21.67%। ठीक है, 21.67%, बहुत माइनर सा चेंज हुआ है यहाँ पर, जरा सा। और राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, तो इंतानकी जो है ये नागालैंड में स्थित है, ये तो आप जानते ही हैं। बेतला का संबंध झारखंड से है, और इसके बाद आएगा आपका बेतला हो गया ना, फिर सिरोही का संबंध हो गया आपका, सिरोही का संबंध मणिपुर से है, और गोविंदी जो है ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर इसको आप मैच कराएंगे, सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं उसे? अधिकेंद्र, मतलब एपी सेंटर। और जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम में कौन सही है? तो यह क्वेश्चन बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। विश्व भूगोल के कई सारे प्रश्न हैं जो कि आपको रटने होंगे, जैसे जलधाराएं हो गई, और इस प्रकार के अगर प्रश्न आएंगे तो ये प्रश्न। और यहाँ पर देखो अभी भी जनगणना 2011 से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन बन रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो उच्चतम था? तो ये है बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा है? तो सही जवाब इसका जन्म नियंत्रण है, बर्थ कंट्रोल। और जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? सही जवाब इसका राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी? तो नागालैंड में कमी आई थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? तो सही जवाब इसका मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर हो जाएगा इसका। देखिए विकल्प भी आपको देखने पड़ते हैं। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तब इसका जवाब बन जाएगा 31.16%। और यहाँ पर देखिए आप, पहाड़ियाँ आ गई हैं, राज्य आ गए हैं, इसको आपको मैच कराना है। तो देख लेते हैं कौन सा कहाँ पर मैच होगा। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पर होती हैं? मेघालय में हैं। और मिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी। और सी का हो जाएगा कोल्लई मलाई तमिलनाडु में होगा, और दालमा झारखंड में। तो इस प्रकार से आपको इसको मैच कराना था। भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है, ये तो आप जानते ही हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। अगर इसमें आप जोड़ लेंगे जो यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज, तब इनकी संख्या हो जाएगी कुल मिला के 13 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है एक बार आप जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर में भारत में दूसरे स्थान पर है? तो देखो यहाँ पर साक्षरता दर में तो केरल है, नगरीकरण में गोवा पहले स्थान पर है, और दोनों में ही दूसरे स्थान पर आता है मिजोरम। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, और फिर आपको सही उत्तर चुनना है। सही जवाब इसका क्या बनेगा? देखिए फ्रेंड्स, 3 4 2 1, यानी कि विकल्प बी आप यहाँ पर सही है। महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और देन गुजरात। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
और ये बता दूं आपको कि ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी बिल्कुल जो है मतलब उत्तर के साथ आपको मिलेगी, तो चिंता मत करना। अगर यहाँ पर आप गलती भी करते हो तब भी आपको वहाँ पर सही उत्तर मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आपको अपडेटेड आंसर मिलेंगे, वहाँ पर आपको टू दी पॉइंट आंसर मिलेंगे, जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्वपोषी यानी कि स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन या प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, और द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो इसका जो जवाब होगा वो एक और दो दोनों से यही है। तो ये है कि यहाँ पर विकल्प सी आपका सही जवाब बनेगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के कारण क्या होता है, घटती है। कितनी घटती है? लगभग 10% हर स्तर पर घटती जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो आप जानते हैं कि पादप विविधता जो होती है सबसे अधिक पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। तो विकल्प डी इसका करेक्ट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप बताओ इसका सही जवाब क्या बनता है। प्रश्न को एक बार ध्यान से समझो। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की बात की जा रही है, तो इसका जवाब बनेगा 42.61। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम पूछा जा रहा है, तो अगर आ गया एग्जाम में तब आप क्या करोगे, तो इसको रट लेना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो इसका उत्तर बन जाएगा, फिलहाल अब यह प्रयागराज हो गया है, तब इलाहाबाद कहा जाता था। ये 2017 का पेपर है, आपको पता ही है 2018 में परीक्षा हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? ये मथुरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना था? तो ये ऑप्शन सी था। तो अब आप कमेंट करके ये बताओ कि उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-22 के बजट का आकार कितना है। ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न पूछा गया है, तो कुछ काम आप भी करो, नीचे बताओ। और निम्न कथनों पर विचार करिए। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो इसका है सही जवाब सी। मतलब सही है ये, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग तो अन्य भाषाओं में असहज बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आर जो है वो गलत है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो सबसे अधिक जो दशहरी आम होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? लखनऊ में होते हैं। ठीक है। और पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? ये जैवमंडल होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई थी? देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि 2001 से 2011 तक, और इसका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन सी 13.45%। और अगर आता इसमें कि 2000 मतलब 2001 से 11 तक की बात हो रही है ना, 13.45% ही बनेगा इसका सही जवाब। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक जो वृद्धि हुई थी, उसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 11.45। एक्चुअली में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कुल 11.34% की वृद्धि हुई थी। तो ये आप आंकड़ा याद रखना, इसके लिए नियर अबाउट 11.45% है, तब इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा अब 88। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वाराणसी संस्कृति और धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र और मुरादाबाद पीतल उद्योग। तो सही जवाब आप समझ गए होंगे, सही जवाब इसका ऑप्शन सी था। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितनी है? तो ये आप जानते ही हैं, ये 8 वर्ष होगी। और कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, तो ऐसा थोड़े होता है, तो विकल्प ए सही है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के
निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और औद्योगिक अनुमोदन, ये दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। सही जवाब इसका क्या बनेगा? तो 91 का सही जवाब है ऑप्शन बी, मतलब केवल दो सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? जो गिरिजा देवी हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर बलिया है, ये भी आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मिनिमम हो सकती है 60, मैक्सिमम हो सकती है 500। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। और भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, ये हैं दिल्ली और पुडुचेरी। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार निरोधक कानून और प्रवर्तन निदेशालय स्थापना का वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून का दिया गया है 1985, जो कि गलत है। सही जवाब है 1988। बाकी सब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी कि के अध्यक्ष क्या कौन थे? मोरारजी देसाई थे। आसान सवाल पूछा गया था। और भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 17 के द्वारा। तो ऑप्शन डी सही है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है। तो यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न होगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था और वर्ष 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली जीएसटी लागू हो जाने के कारण सापेक्षता कम थी। सही जवाब इसका ऑप्शन ए रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की करेक्ट व्याख्या है, सही व्याख्या है। भारत के वाह क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में कौन सा अवयव मुख्य रहा है? तब यहाँ पर इसका जवाब जाएगा वाणिज्यिक ऋण, यानी कि विकल्प डी इसका यहाँ पर करेक्ट है और ये अभी भी सही है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो कि 2000 मतलब काफ़ी पुराना प्रश्न है ये, तो इसको करंट के प्रश्न हैं। तो करंट तो आपको पढ़ ही रहे हैं और करंट के लिए मैं आपको लगातार जो है वीडियोज़ भी अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो उस पर आप लोग बने रहें। अब यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी, खैर इसको भी छोड़ते हैं, वही प्रश्न देखेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तब इसका जवाब बन जाएगा गाजियाबाद। और काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर ये जाना जाता है। विकल्प बी इसका करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है कहाँ पर? तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? देखो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसका जवाब है इलाहाबाद, यानी कि विकल्प सी इसका सही है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर देखो 107, क्वेश्चन नंबर 107 है, इसका सही जवाब क्या बनेगा? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये तो सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान ये बताया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में चीनी मिल, मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पर जो विकल्प आपका बन रहा है वो कौन सा सही बन रहा है? विकल्प 1 और 3, यानी कि आपका जो विकल्प ए है ये आंसर बन जाएगा। उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है? उत्पादक कीमत सूचकांक मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या मापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। और भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 109 और 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखो क्या कहा जा रहा है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो केवल दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो विकल्प बी को आप यहाँ पर सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 110, कुल मिला के 140 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखो ये जो रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो रीजनिंग की एक अलग वीडियो आएगी। इसमें हम पिछले जितने भी साल के मतलब 2010 के बाद से लेकर
17 तक जितने भी प्रश्न पूछेंगे रीजनिंग के सबको एक ही वीडियो में समाहित कर देंगे ताकि आपको एक कंप्लीट रिवीजन मिल सके। प्रश्न है कि किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। और अगला क्वेश्चन भी बजट से संबंधित है, तो ये बजट तो काफ़ी पुराना हो गया। हाँ, नया वाला बजट आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नया बजट जो है। और नए बजट के लिए अगर आपके पास नोट्स नहीं है तब आप हमारा जो एक पीडीएफ स्टोर है वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको केंद्रीय बजट और यूपी का बजट मिल जाएगा। और आपको उसमें क्या और मिल जाएगा, सभी प्रश्न और उत्तर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हाँ, ये प्रश्न देखते हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के बारे में आप बिल्कुल रट लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखो जो विकल्प दिया गया था, फिलहाल तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है 2018 के संदर्भ में है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और इसके बारे में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर प्रश्न आएगा कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2018 में सही जवाब देखो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर बन रहा है वो ऑप्शन डी बन रहा है। 1 और 3 यहाँ पर सही है। ठीक है, और अगर हम बात करें 2021 के बारे में तब, तो 2021 के बारे में आपको बता देंगे सबसे अमीर व्यक्ति कौन माने गए हैं। जेफ बेजोस माने गए हैं अमेजन के, और मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे 2021 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। और सुल्तान अजलान शाह कप 2018 जीता था किसने, तो देखो सुल्तान अजलान शाह कप जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, और म्यांमार में हुआ था ये। कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा, ये तो आप जानते ही हैं, कई बार मैंने आपको बताया है, चीन इसका उत्तर बन जाएगा। 21वां फीफा विश्व कप 2018 निम्नलिखित में से किस देश में संपादित होगा, तो अब तो ये आयोजन हो चुका है तो ये प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा। और देखो खुशहाली रिपोर्ट के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तब आप इसे 2021 से बदल दीजिएगा। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट के बारे में तो UNSDSN इसे जारी करता है, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। फिनलैंड लगातार जो है पहले स्थान पर बना हुआ है। और अगर 2021 में आप देखेंगे तब भारत जो है 139वें स्थान पर है। तो बस इतना याद रखो, प्रश्न देखकर बिल्कुल अपडेटेड जो आंकड़े हैं वो याद रखो। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय थीम पूछा गया था, तो 2021 के संदर्भ में से बदल दो। 2021 में 5 सितंबर को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को ही होता है। और इस बार जो थीम है वो क्या थी, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रश्न बहुत ही सरल है लेकिन कई बार पूछा गया है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, दीव बन गया था। 2018 की परीक्षा थी, ये याद रखना। और मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया था, तो इसका उत्तर बन जाएगा कर्नाटक ने किया था। और इसके बाद देखिए केंद्रीय बजट 2018-19 के वाला प्रश्न है, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर वाला प्रश्न है, तो ये भी सब मतलब वही प्रश्न देखिए जो आपके इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको टॉपिक मिल जाते हैं तो वो टॉपिक आप ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लेने के लिए 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की बात कही थी, तो ये इसका उत्तर था ऑप्शन सी, यानी कि सिंगापुर ने कहा था ये। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न भी 2018 के संदर्भ में है। तो फिलहाल फ्रेंड्स इस प्रकार से आपसे कुल 140 प्रश्न पूछे जाएंगे। और हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको लगातार करेंगे डिस्कस, ताकि आप सभी प्रश्नों को देख सकें। और सभी क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर हमारी वेबसाइट पर आप आ सकते हैं, वहाँ पर आपको लेक्चर की PDF यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर हैं एज इट इज आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तब आप हमसे नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, इसका उत्तर हम आपको जरूर देंगे। तो इस वीडियो को यहीं भी समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मोटिवेट होकर लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन पेपर लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।